हाय एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की ज्योग्राफी की बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 12 ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जिन प्रॉब्लम्स की बात की गई है वो हैं जैसे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, वाटर पोल्यूशन, अर्बन डिस्पोजल, ये सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है। Environmental pollution means release of harmful substances and energy from waste products of human activities, यानी कि जो harmful substances और harmful energy जो निकलती है वेस्ट प्रोडक्ट से, और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स यूजुअली किसके द्वारा होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। इस चैप्टर में एक वर्ड आने वाला है पॉल्यूटेंट। पॉल्यूशन की बात नहीं कर रही मैं, पॉल्यूटेंट्स की बात कह रही हूँ, तो वो आप पहले जान लीजिए, तब आपको बाकी जो डेफिनेशंस है उनमें आसानी होगी। पॉल्यूटेंट्स होता क्या है? आर डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी फॉर्म, एनर्जी की कोई भी फॉर्म और मैटर दैट कॉज डायलेटेशन एंड पॉल्यूशन। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी एनर्जी की फॉर्म या कोई भी ऐसा मैटर जिससे पॉल्यूशन होता है और इम्प्योरिटीज़ होती है। अब हम इस चैप्टर में कुछ पॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन, देन वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड देन नॉइस पॉल्यूशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। आपने देखा होगा सरफेस वाटर जैसे कि रिवर, कैनाल, लेक्स, ये कभी भी पूरे प्योर नहीं रहते, है ना। इनमें कुछ कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं। लेकिन जब ये सब्सटेंसेस बढ़ जाते हैं, जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो ये जो वाटर है ये पॉल्यूटेड हो जाता है और ये अनफिट होता है फॉर यूज़, यानी कि हम उसे यूज़ नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। ऐसी सिचुएशन में जब पानी अपनी कैपेसिटी खो देता है कि भाई वो खुद को ही अपने आप को प्योरीफाई करे, इतनी उसमें कैपेसिटी नहीं रह पाती, मतलब इतना गंदा हो चुका है पानी कि अब वो अपने आप को प्योरीफाई नहीं कर सकता, ऐसे सिचुएशन में होता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन है नेचुरली भी हो जाता है, जैसे कि इरोजन हो गया, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड मतलब कि आपने देखा होगा कि जो पहाड़ होते हैं उनमें से बड़ी बड़ी चट्टानें या पत्थर वगैरह गिरते हैं, लैंडस्लाइड की वजह से ही वाटर पोल्यूशन होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, जब प्लांट्स या एनिमल्स सड़ गल जाते हैं तब भी वाटर पोल्यूशन होता है, तो ये तो नेचुरल हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है ह्यूमन बींग्स की वजह से। मीन्स वी pollute water through industrial, agriculture and cultural activities, जिसमें सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से जो अगर पानी पोल्यूट हो रहा है तो वो है इंडस्ट्रीज़ की वजह से। इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत सारे अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि पॉइजनस गैस हो गया और काफ़ी सारा मेटल हो गया, डस्ट, स्मोक, ये सब चीज़ें। और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ का जो भी वेस्ट होता है वो किसी नदी या किसी लेक या कोई और वाटर बॉडीज़ में जाके मिल जाता है। इसकी वजह से जो भी पॉइजनस, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जो पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं, वो पानी में भी जाके मिल जाते हैं और इस वजह से पानी जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं वो है लेदर की, पेपर की, टेक्सटाइल की एंड केमिकल की। और लोगों को समझ नहीं आ पाता इतनी ज़रा सी बात कि वाटर पॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ वाटर को नुकसान दे रहे हैं और जो वाटर में रहने वाले जीव जंतु हैं उन्हें नुकसान हो रहा है। नहीं, वाटर पॉल्यूशन से काफ़ी सारी डिजीज़ भी होती हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इंटेस्टिनल वर्म्स, ये सब भी डिजीज़ होती हैं जो कि हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहती है कि 1/4 ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इन इंडिया आर वाटर बोर्न, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो फैलती है छूने से, वाटर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। दो रिवर पोल्यूशन इज़ कॉमन टू ऑल रिवर्स। ये जो रिवर पोल्यूशन है ये बहुत कॉमन है कि ज़्यादातर सारी रिवर्स में रिवर पोल्यूशन देखने को मिलेगा। Yet pollution of river Ganga flowing through one of the most populous
region of India has caused great concern among all. So जो गंगा नदी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पॉल्यूशन देखने को मिलेगा. To improve the condition of the river, National Mission for Clean गंगा was initiated. यानी कि इसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इट वॉज स्टार्टेड. द नामामी गैंज प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च फॉर द सेम. पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में. सो एयर पॉल्यूशन का मतलब है कि कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि डस्ट, फ्यूम्स, फॉग, गैस या ऑडियोर हो गया, कोई स्मोक, ये सब एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर की जो क्वालिटी है उसे बेकार कर देते हैं. जैसे जैसे हम फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं इससे टॉक्सिक गैसेस जो है वो बाहर निकलती हैं और एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाती हैं और इससे एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हो जाता है. इस प्रोसेस में कुछ गैसेस निकलती है जैसे कि ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, ये सब क्या होती हैं, ये सब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बनाती हैं. इनफैक्ट एयर पॉल्यूशन से एसिड रेन भी होती है जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है. एयर पॉल्यूशन से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं अब वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी, नर्वस, सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होते हैं वो एयर पॉल्यूशन से होते हैं. पढ़ेंगे नॉइस पॉल्यूशन. सो नॉइस पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ अनबियरेबल एंड अनकम्फर्टेबल, यानी कि एक ऐसे स्टेट जहाँ पे झेला ना जा सके, अनबियरेबल एंड अनकम्फर्टेबल टू ह्यूमन बींग्स विच इज़ कॉज्ड बाय नॉइस फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. एक ऐसी नॉइस जो कि डिफरेंट सोर्सेस से आती है, जो कि झेली ना जा सके, जो कि अनकम्फर्टेबल हो, दैट इज़ नॉइस पॉल्यूशन. नॉइस पॉल्यूशन का जो मेन सोर्स है वो है फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है कहीं पे, वो नॉइस पॉल्यूशन देता है. ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, ये सब चीज़ें नॉइस पॉल्यूशन में आती हैं. और जैसे कि लाउड स्पीकर हो गया, सायरन हो गया, ये सब भी नॉइस पॉल्यूशन के अंदर आते हैं. अब नॉइस को नाप कैसे सकते हैं कि भाई ये जो साउंड का लेवल है ये इतना है, ये इतना ज़्यादा डेंजर है, ये इतना ज़्यादा सही है, या ये ठीक रहेगा. सो इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स, जिसे हम DB लिखते हैं. ध्यान दीजिए इसमें जो D है वो स्मॉल है और जो B है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, और ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है. अब हमने काफ़ी सारे सोर्सेस पढ़े नॉइस पॉल्यूशन के, बट ऑफ ऑल दीज सोर्सेज द बिगेस्ट नॉइसेंस इज़ द नॉइस प्रोड्यूस बाय ट्रैफिक. सो ट्रैफिक पे सबसे ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है बिकॉज इट्स इंटेंसिटी एंड नेचर डिपेंड अपॉन फैक्टर्स. इसकी कुछ इंटेंसिटी और इसका नेचर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि किस टाइप का एयरक्राफ्ट है, व्हीकल किस टाइप का है, ट्रेन से, एंड कंडीशन ऑफ रोड कैसी है. मतलब बहुत ऊबड़ खाबड़ रोड है तो उससे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होने की संभावना रहती है, या फिर बहुत पतली रोड है सो वहाँ पे हॉर्न वगैरह बजाते हैं तो उससे भी नॉइस पोल्यूशन होता है. एज वेल एज दैट ऑफ व्हीकल इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल. इन सी ट्रैफिक, सी का जो ट्रैफिक होता है, द नॉइस पोल्यूशन इज सीन टू द हार्बर ड्यू टू लोडिंग एंड अपलोडिंग एक्टिविटी बीइंग कैरिड. अब जो जैसे यहाँ पे ये सी है, ठीक है, सो यहाँ पे शिप वगैरह आती हैं पोर्ट के पास, तो वहाँ पे सामान को लोड करना, अपलोड करना, इन सब की वजह से भी नॉइस पोल्यूशन होता है. नॉइस पोल्यूशन इज़ hazardous in many metropolitan and big cities in India, and it is very dangerous especially in metropolitan and big cities. अब हम पढ़ेंगे अर्बन वेस्ट डिस्पोजल. सो अर्बन मतलब शहर, वेस्ट मतलब जो बेकार की चीज़ें होती है, और डिस्पोजल का मतलब होता है अवेलेबल टू बी यूज़, वो चीज़ें जो दोबारा यूज़ हो सकती हैं. सो अर्बन एरियाज़ जो हैं ये जनरली बहुत ओवर क्राउडिंग होती है, वहाँ पे कंजेस्टेड रहता है और इनएडुकेट फैसिलिटीज़ होती हैं बिकॉज पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना. और इससे क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि वहाँ पे जो सैनिटरी कंडीशन होती है, साफ़ सुथरी जो कंडीशन होती है वो बहुत बेकार होती है, मतलब ना के बराबर होती है. और अब होने लगी है जैसे जैसे ग्रेजुअली जो गांव के लोग हैं वो शहर आ रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना. सो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, माइग्रेशन के बारे में. और वहाँ पे एयर भी इतनी शुद्ध नहीं होती, इतनी साफ़ नहीं होती.
और ये जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है ये ज़्यादातर सॉलिड वेस्ट की वजह से होता है। अब सॉलिड वेस्ट होता क्या है? सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू अ वेराइटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल। वो सारी चीज़ें जो कि पुरानी हो चुकी हैं, वो सारा सामान जो कि इस्तेमाल किया गया है जिसे हम फेंक देते हैं, जैसे कि छोटे मोटे जो पीसेस ऑफ मेटल्स, ब्रोकन ग्लासवेयर्स, प्लास्टिक कंटेनर, पॉलीथीन बैग, एशेज़, फ्लॉपीज़, सीडीज़, ये सब हम डंप कर देते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस। इन सब डिस्कार्डेड मटेरियल को हम रिफ्यूज़, गार्बेज एंड रबिश भी कहते हैं। मतलब कहते हैं ना कूड़ा फेंकना, गार्बेज वगैरह, ये सब भी हम इन्हें कहते हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्पोज जो हैं वो दो तरीके से होते हैं, यानी कि जो कूड़ा कचरा है जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो दो तरफ से निकलता है। सबसे पहले इसके सोर्सेज दो हैं, एक है हाउस होल्ड और डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि घर वगैरह जो होते हैं हमारे, और दूसरा है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रीज़ या किसी कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से। अब ये जो सॉलिड वेस्ट होते हैं इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां भी होते हैं, जैसे कि इट कॉज हेल्थ हजार्ड थ्रू क्रिएशन ऑफ obnoxious smell, herbing of flies and rodent which act as carrier of disease like typhoid, diphtheria, diarrhea, मलेरिया, क्लोरिया, ये सब कुछ डिजीज़ हैं जो कि इस सॉलिड वेस्ट की वजह से होती है। किसकी और कैसे होती है कि जब फ्लाइज वगैरह होते हैं ना, मच्छर मक्खी, ये सब जो चीज़ें होती हैं, दे एक्ट एज अ कैरियर, इनकी वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं। These waste cause frequent nuisance and as when these are carelessly handled spread by wind। और ये जो हैं अगर इनको केयरलेसली हैंडल मतलब अगर इन्हें इन पे ध्यान ना दिया जाए सो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम भी बन जाती है। स्प्रेड बाय विंड एंड स्प्लिटेड थ्रू रेन वाटर। कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एक्सेट्रा, यहाँ पे 90% ऑफ सॉलिड वेस्ट इज़ कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड, यानी कि 90% जो सॉलिड वेस्ट होता है वो कलेक्ट किया जाता है और डिस्पोज किया जाता है। तो इन सिटीज़ का नाम है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु। अब देखते हैं कि इन वेस्ट का करना क्या चाहिए। तो ये क्योंकि ऐसे तो बढ़ता ही जाएगा, है ना, पॉपुलेशन भी हर साल बढ़ रही है, तो इसलिए इनका करना क्या चाहिए। दीज वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज रिसोर्स। इन वेस्ट को एज अ रिसोर्स देखना चाहिए कि ये हमारे काम आ सकते हैं और इन्हें यूटिलाइज करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए फॉर जनरेटिंग एनर्जी जनरेट करने के लिए, एंड कंपोस्ट। अनट्रीटेड वेस्ट फर्मेंट स्लोली। जो वेस्ट जिनको ऐसे छोड़ दिया जाता है ज़मीन में एनी सो मतलब या तो इधर उधर फेंक दिया जाता है, जिनका यूज़ नहीं होता है, सो स्लोली ये क्या करती हैं, ये टॉक्सिक बायोगैस प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि मिथेन इसका एक एग्जांपल है, और वो हमारे लिए हार्मफुल होती है और उसी से पॉल्यूशन होता है। पढ़ेंगे रूरल अर्बन माइग्रेशन। सो रूरल मतलब गांव और अर्बन मतलब शहर, कि कैसे साल भर साल मतलब हर साल गांव से लोग उठ के आते हैं। क्यों आते हैं? बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले तो हाई डिमांड फॉर लेबर इन अर्बन एरियाज़। सेकंड है लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, मतलब वहाँ पे गांव में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, ठीक है। एंड देन डेवलपमेंट अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, सो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों को, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि शहर में क्यों आते हैं और कितनी उनको यहाँ पे सुविधाएं मिलती है, लेकिन शहर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो अब हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स। सो हमें पता है कि गांव और शहर में क्या फ़र्क है, लेकिन शहर में भी काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों के पास अच्छा खासा फार्म हाउस होता है, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, उनकी इनकम बहुत अच्छी खासी होती है, और उनका जो बिल्डिंग्स वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही होता है, स्ट्रीट लाइट अवेलेबल होती है, सैनिटाइजेशन फैसिलिटी होती है, पानी अच्छा खासा आता है ना। लेकिन उसी तरह शहर में ही ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे बहुत कंजस्टेड होता है, बहुत पतली पतली गलियाँ होती हैं, जिन्हें हम स्लम्स और झुग्गी झोपड़ी भी कहते हैं। ये उन लोगों के द्वारा, मतलब यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो लोग गांव से आए हुए हैं और इनके पास एक्चुअल में कोई जगह नहीं होती रहने के लिए, सो यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे लोग रहते हैं। एंड दे कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर हाउसिंग ड्यू टू हाई रेंट एंड हाई कॉस्ट ऑफ लैंड, क्योंकि अभी तो इनकी जॉब के लिए ही आए हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं होते, सो मजबूरन इन्हें यहाँ पे रहना पड़ता है।
कंडीशन बहुत बेकार होती है और बहुत हाइजीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वेंटिलेशन भी बहुत नहीं होता, मतलब बेसिकली पुअर वेंटिलेशन होता है, क्योंकि जो रूम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनके पास विंडोज़ वगैरह भी नहीं होती है। इनफैक्ट जो बेसिक नेसेसिटी होती है, जैसे कि पीने लायक पानी हो गया, वॉशरूम हो गया, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। ये एरियाज़ जो होते हैं बहुत ओवर क्राउडेड होते हैं एंड पे जो पॉपुलेशन रहती है उनके पास इतना काम नहीं होता है, और अगर काम होता भी है तो उनकी सैलरी बहुत कम होती है, उनको इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती और वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। सो इसके रिज़ल्ट की वजह से, इन सब फैक्टर्स की वजह से वो अपने बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं दे पाते एंड उनको काफ़ी सारी डिजीज़ फेस करनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी बीमारियां उनको हो जाती हैं। सो अब हमारा टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। सो जो प्रेशर लैंड पे पड़ता है, एग्रीकल्चर लैंड पे पड़ता है, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि अब बाकी जो एग्रीकल्चर लैंड था उसकी जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। लैंड डिग्रेडेशन बेसिकली क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है कि या तो टेम्परेरी या तो फिर परमानेंटली जो लैंड की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, लैंड की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। देयर आर टू प्रोसेस और टू रीजंस दैट इंड्यूस लैंड डिग्रेडेशन। सो वो दो कौन से हैं? सबसे पहला तो ये है कि नेचुरली लैंड जो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई, और दूसरा है ह्यूमन बींग्स की वजह से। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, सो इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इट हैज़ क्लासिफाइड वेस्टलैंड, इन्होंने वेस्टलैंड को क्लासीफाई कर रखा है, वेस्टलैंड जो कि यूज़ में नहीं है, बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्निक। So there are other types of degraded land such as waterlogged। waterlogged मतलब जब पूरा जो लैंड है वो पानी से भर जाए। मार्शी लैंड, थोड़ा पानी भरा हुआ जो एरिया होता है ना, कीचड़ वगैरह जिसमें होती है, वो वाला लैंड। लैंड इफेक्टेड बाय सैलिनिटी एंड एल्कनिटी, यानी कि खारा पानी, खारा होता है ना। लैंड विथ और विदाउट स्क्रब which have largely been caused by natural as well as human factors। सो ये जो हमने ऊपर फैक्टर्स, ये जो हमने लैंड के टाइप्स पढ़े, ये दो रीज़न की वजह से होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से। There are some other types of wasteland such as degraded shifting cultivation area, degraded land under plantation crops, degraded forest, degraded pasture, mining, industrial wasteland आर कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये जो हमने लैंड के टाइप पढ़े, ये दीज आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और अगर आपको इस पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इंडिया के जो मैप है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमने जो वर्ल्ड मैप है उसका ऑलरेडी कवर कर रखा है, फ्रॉम 2015 टू 2019 के सारे जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें से जो वर्ल्ड मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम इंडिया के मैप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।